माँ जी, नंद जी कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर गई हैं और अर्पित जी भी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गए। सुबह जो मैंने नमकीन चावल बनाए थे, हम क्या वही खा लें? ठीक है बहू। घर में ज्यादा लोग न होने की वजह से अपने अमीर ससुराल के ऊपर रसोई में दिव्या अपनी सास के साथ दिन वाला खाना खाती है, तो वहीं उसकी गरीब दोस्त भी उसके बगल वाले घर में रहती थी, जो कि बस ग्राउंड फ्लोर था, इसलिए उसकी रसोई भी नीचे थी और कमरा भी। और आज वो अपने घर की छोटी सी रसोई में 10 लोगों का खाना बना रही होती है। काजल दीदी, मैंने पापा जी की रोटी बना दी और माँ जी की खिचड़ी भी तैयार है। उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं ना, और जेठ जी को चावल खाने थे, इसलिए मैंने हम सब के लिए चावल बना दिए हैं। ठीक है शीतल, मैंने भी सब्जी बना ली है, मैं बस अभी सबको खाने के लिए बुलाती हूँ। इस तरह शीतल अपनी जेठानी के साथ सबके लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार जैसे ही खाने के लिए बैठता है, तभी वहां शीतल की नंद करिश्मा अपनी 5 साल की बेटी को लेकर घर आती है। अरे दीदी, आप पिंकी के साथ इतनी रात को यहाँ? दीदी सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तेरे जीजा मुझे मारते हैं और मेरा पूरा परिवार चुपचाप बस तमाशा देखता है। सारी गलती मेरी है। मुझे तेरी शादी उस घर में करनी ही नहीं चाहिए थी। अब जब तक दामाद जी सुधर नहीं जाते तू यहीं रहना। मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वैसे भी इसका बीपी लो रहता है। बहू तू अपनी नंद के लिए जरा नींबू पानी बना कर ले आ। इस तरह एक दोस्त अमीर होने के बाद भी अपने छोटे से ससुराल के परिवार में 2 लोगों का खाना बनाने से भी परेशान थी, तो वहीं उसी के बगल में घर में नीचे गरीब दोस्त अपने बड़े से परिवार के लिए 10 तरह का खाना बना रही थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन। यार भाभी, मुझे तो लेट हो रहा है, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। खाना खाना नहीं होता है तो तुम इतने बर्तन क्यों गंदे करती हो? कटोरी में मटर कौन निकालता है भला? और अचार के लिए भी तुमने अलग से प्लेट निकाला है। तो क्या हो गया बहू, अगर 4 बर्तन गंदे हो गए तो हमारे घर में लोग ही कितने हैं जो तू इतना मुंह बना रही है काम करने में? अपनी सास की बातें सुनकर दिव्या का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप अकेले घर के सारे काम करने लगती है। बोलने को इस घर में 4 लोग हैं, पर गंदगी ऐसे करते हैं जैसे 40 लोग हैं। कोई घर के कामों में मेरी मदद करवाता नहीं है, पर काम फैलाना सबको आता है। इस तरह दिव्या अकेले घर का सारा काम खत्म करती है। कुछ देर बाद सब्जी वाला गली में आता है और सब्जी वाले की आवाज सुनकर दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर आती है, जहां उसकी दोस्त भी सब्जी ले रही होती है। अरे शीतल, मेरा तो 4 लोग के घर में भी दिमाग खराब हो जाता है। तू भला इतने बड़े परिवार में कैसे रह रही है? तू अलग क्यों नहीं हो जाती अपने इतने बड़े परिवार से? डेली 4-5 किलो सब्जी लेती है, मेरी तरह 1 किलो सब्जी ले और 4 दिन चला। ऐसा नहीं है दिव्या, मैं खुश हूँ अपने बड़े परिवार में भी, और मैं अकेले कुछ नहीं करती। बड़ा परिवार होने का भी बहुत फायदा होता है। कभी पैसे नहीं होते तो पैसे की मदद हो जाती है, और रही घर के कामों की बात तो हम सब लोग मिलकर कर लेते हैं। इतना बोल के शीतल सब्जी लेकर घर में चली जाती है, तो वहीं कुछ देर में दिव्या भी सब्जियां लेकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और सिंक में गंदे बर्तन देख मुंह बनाती हुई खुद से कहती है, फिर से पूरे परिवार ने गंदे बर्तनों से सिंक भर दिया। अब 3-4 तरह के आइटम बनाऊंगी तो और बर्तन हो जाएंगे। काम करती हूँ, आज पास्ता बनाकर सबको खिला देती हूँ। वैसे भी नंद जी तो बाहर से ही खाकर आ जाती हैं और इनका भी कुछ पता नहीं रहता, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। दिव्या का काम न बढ़े इसलिए वो पास्ता बनाकर रख देती है और उसे पूरा परिवार बड़े आराम से खा भी लेता है। और इसी तरह अब अक्सर दिव्या कभी पास्ता तो कभी मैगी बना देती है। ये देख एक दिन आशा अपनी बहू से कह देती है, क्या बहू, अपनी दोस्त से कुछ सीख, पड़ोस में रहती हो, इतना बड़ा परिवार फिर भी 56 भोग बनाती है, और तू हमें रोज बाहर का खिला रही है। हमें मारना चाहती है क्या? माँ जी, नंद जी को और अर्पित जी को बाहर का खाना पसंद है, बस इसीलिए बना रही थी। पर आप फिक्र मत करो, कल से आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। जहां एक तरफ मुंह बनाकर दिव्या पूरे परिवार के साथ खाना खा रही होती है, तो वहीं नीचे ज्यादा रात और नमक खत्म होने की वजह से शीतल परेशान हो जाती है। काजल, आज तो रात ज्यादा हो गई और खाना भी नहीं बना, दुकान भी बंद हो गई है। क्या तुम अपनी दोस्त से थोड़ा नमक मांग कर ला सकती हो? हाँ दीदी, क्यों नहीं, आखिर हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं, मैं भी नमक मांग कर लाती हूँ। इतना बोलकर शीतल नमक लेने के लिए घर से बाहर निकलती है और सीढ़ियां चढ़कर अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा परिवार बाहर का खाना खा रहा है। ये देख शीतल को बड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और अपनी दोस्त से नमक लेती है। मैं यहाँ बस नमक लेने के लिए आई थी। हाँ हाँ शीतल, क्यों नहीं, रसोई में आ जाओ। देखा तुमने, तुम्हारा ससुराल कितना गरीब है, रात में नमक खत्म हो गया तो तुम्हें मेरे घर मांगने के लिए आना पड़ रहा है। इसीलिए कहती हूँ अलग हो जाओ, क्यों सरदर्दी पालना।
पर दिव्या, मुझे अलग होने की जरूरत नहीं है। मेरा ससुराल काफी अच्छा है, सब घर के काम में मेरी मदद करते हैं और मुझे ये देखकर बुरा लग रहा है कि तुम्हारे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, फिर भी तुम बाहर का खाना खा रहे हो। ऐसे बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अपनी दोस्त से बात करते शीतल नमक लेकर नीचे आती है, जहां खाना बनने के बाद सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। भाभी, आप दोनों ने सबको खिला दिया, अब आप दोनों आराम से खाओ, मैं बर्तन और रसोई साफ कर लूंगी। अरे मैं भी तो हूँ, तुम अकेली क्यों करोगी? इतना बड़ा परिवार है, एक इंसान काम करके थकेगा नहीं क्या? और शीतल भाभी, आप दोनों खाना खाकर सामान की लिस्ट बता देना, मैं कल भैया और पापा के साथ सारे सामान को ले आऊंगा। इस तरह जब काजल और शीतल खाना खा रही होती हैं, तो करिश्मा अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रसोई के बर्तन और रसोई साफ कर रही होती है, तो वहीं रवि अपने भाई और पापा के साथ बैठकर लिस्ट बना रहा होता है। अब अगले दिन शीतल के घर के सभी मर्द महीने भर का राशन लेकर आते हैं। मर्द सारे घर के अंदर राशन लेकर आते हैं और वहीं ऊपर से अपने किचन की खिड़की से ये सब देख रही होती है। रवि, मैं आटा का कट्टा लेकर जा रहा हूँ, तुम चावल का कट्टा लेकर आ जाओ, और पापा आप यहीं खड़े रहना जब तक सामान न उतर जाए। सही कहा था शीतल ने, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी ये लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, पर मेरे घर में तो घर के काम से लेकर राशन तक का भी सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। ये सब देखकर दिव्या सीढ़ियां उतरकर खुद ही ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बाहर जाती है, और कुछ देर बाद जब दोनों हाथों में सामान लेकर सीढ़ियां लेकर ऊपर किचन में जाती है, तो पूरा परिवार उसे सुनाने लगता है। ऋचा, ग्रोसरी का सामान लाने में इतना समय लगता है क्या? सीखो अपनी दोस्त से कुछ। 1 मंजिल का उनका घर है और उसमें 10 लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग टाइम पर सारा काम करते हैं। उनके घर से कितने अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। अरे बेटा, बहू को क्या बोलना, उसकी तो आदत हो गई है। गलती तो हमारी है जो हम बाहर की चीज खा लेते हैं। इसको हमने जितना आराम दिया है उतनी ही कामचोर होती जा रही है। आप लोगों ने सच में मुझे आराम दिया है? अगर आराम दिया होता तो ग्रोसरी का सामान मैं नहीं लेकर आ रही होती, बल्कि अर्पित जी लेकर आ रहे होते। उसके घर में 10 लोग हैं और 10 काम करते हैं। कोई भी काम एक इंसान के ऊपर नहीं है। यकीन ना हो तो अभी भी जाकर देख लो। और इस घर में गिनती के 4 लोग हैं, पर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अगर मैं बीमार रहूं तो भी आप लोगों को मुझ पर तरस नहीं आता, और 103 डिग्री बुखार में भी मैं खाना बना रही होती हूँ। और 2 दिन मैंने आपको बाहर का खाना क्या खिला दिया? आप सब मुझे सुना रहे हैं? उस दिन दिव्या के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने घर वालों का हाथ पकड़कर सबको नीचे लाती है और अपनी दोस्त के घर के दरवाजे पर खड़ा कर देती है, जहां पूरा परिवार देखता है कि कैसे कोई राशन घर में रख रहा है, तो कोई आटा गूंथ रहा है, तो कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कोई कपड़े धो रहा है। दिव्या, क्या हुआ? तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ सब ठीक तो है? भाभी, अब तक तो कुछ ठीक नहीं था, पर शायद अब ठीक हो जाए। भाभी, हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया कि हम 4 लोगों ने भी आपको कितना परेशान कर दिया। घर में 1 हो या 10, काम हर इंसान को मिल बांट कर करना चाहिए। उस दिन दिव्या के घर वालों को एहसास होता है कि वो कितना गलत है, जिसके बाद वो लोग भी अब दिव्या के घर के कामों में उसकी मदद करते हैं और इन सब का श्रेय दिव्या अपनी दोस्त शीतल को देती है। मेरी कमर, ये बीच रास्ते में बर्तन किसने रख दिए? कितनी बार कहा है बच्चों से कि जहाँ की चीज जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, लेकिन ये है कि सुनते नहीं। ये रसोई कम मेरे लिए तो जेल बन चुकी है। मनीषा, तुम्हें कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? मेरा हाथ पकड़ो, उठो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। आखिरकार कब तक इस रसोई में हमें गुजारा करना पड़ेगा? एक ही रसोई में सोना, खाना, पीना, रहना हो गया है हमारा। अब तो मेरा यहाँ 1 मिनट रहने का मन नहीं करता। आखिरकार क्यों इन देवरानी जिठानी को इस रसोई में ही अपनी घर गृहस्थी बसानी पड़ी थी? क्यों इन्हें इस रसोई में रहना, सोना, खाना, पीना पड़ रहा था? क्या ये रसोई उनकी शुरू से ही घर था या कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बार तो हमारा दुकान का काम काफी अच्छे से चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं 1 और मंजिल का मकान बना दूंगा और फिर हम उसे किराए पर चढ़ा देंगे। दुकान से पैसे आते रहेंगे और घर के भी पैसे आते रहेंगे। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। चलो अब चलते हैं, हमें दुकान खोलने में देरी हो जाएगी। सुनील, अमन दोनों भाइयों ने कुछ समय पहले ही एक मार्केट में अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली थी। इस दुकान से उनका काफी अच्छी तरीके से गुजारा चल रहा था। हर दिन की तरह दोनों भाई दुकान पर ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे कि तभी वहां पुलिस आती है। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए, बताइए किसके लिए कपड़े दिखाऊं? बीवी के लिए कि बेटी के लिए? हम यहाँ कपड़े देखने के लिए नहीं आए हैं। आपकी दुकान जिस जमीन पर बनी है वो जमीन इलीगल है, इसलिए हमें आपकी दुकान सील करनी होगी। आप ये क्या कह रहे हैं?
ये जमीन तो हमने कुछ वक्त पहले ही ली थी। आपने जमीन लेने से पहले इस जगह का वेरिफिकेशन करवाया था? नहीं करवाई ना? अब तो आप सीधा कोर्ट में ही जाइएगा। पुलिस वाले की बात सुनकर दोनों भाई काफी परेशान हो जाते हैं। पुलिस दुकान को सील करके चली जाती है। वहीं दोनों भाई घर आकर सारी बात सभी को बताते हैं, जिससे सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब तुम लोग क्या करोगे? सारे पैसे तो तुमने जमीन खरीदने और दुकान को खोलने में लगा दिए। हमने एक वकील से बात की है, उसने कहा है कि वो कोर्ट के थ्रू हमें हमारी जमीन वापस दिलवा सकता है। दोनों भाई बचे कुचे पैसे से केस लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था, जिसके चलते धीरे धीरे इस केस में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो रही थी। पैसे का इंतजाम कहाँ से करें? अब मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही है कि हम अपना घर किराए पर दे देते हैं और जो पैसे आएंगे उससे केस लड़ेंगे। ये क्या? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर हमने अपना घर किराए पर दे दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? बाहर आंगन में? अरे हम पूरा घर किराए पर नहीं देंगे। हमारे घर में 2 कमरे, 1 हॉल है, इसे ही हम किराए पर चढ़ा देंगे। रसोई घर तो बाहर की तरफ बना हुआ है ना, उसे हम रहने देंगे। जब तक हम केस नहीं जीत जाते तब तक हम उस रसोई घर में ही रह लेंगे। हमारी रसोई घर वैसे भी ठीक ठाक है, तो हमें वहां रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। घर की स्थिति को देखते हुए मनीषा और सुहानी अपने पतियों से कुछ नहीं कहती और घर का जरूरी सामान लेकर अपने घर के बाहर बनी रसोई घर में चले जाते हैं। वहीं उनके पति अपने घर को किराए पर चढ़ा देते हैं और अब पूरा परिवार उस रसोई में ही अपना गुजारा करने लगता है। पहले तो ये रसोई कितनी बड़ी लगती थी, लेकिन अब हम सब के आ जाने से ये रसोई कितनी छोटी लग रही है। मेरा तो दम घुट रहा है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, अब शाम को ही आएंगे। तुम लोग खाना बना कर रखना। उस छोटी सी रसोई में न रहना पड़े इसलिए सास ससुर बहाना बनाकर मंदिर चले जाते हैं। पति केस के चक्कर में पूरा दिन भर बाहर रहते हैं, वहीं बच्चे भी आंगन में खेलते रहते हैं। इस रसोई में रहने से सबसे ज्यादा परेशानी जो थी वो थी ये दोनों देवरानी जेठानी को। मनीषा, ये क्या लगा रखा है तुमने? पूरी रसोई में धुआं कर दिया है। क्या करूं भाभी? पहले जब तड़का चलता था तो हम लोग हॉल में चली जाती थी, लेकिन अब तो इसी में रहना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी को उस रसोई में अपनी गृहस्थी बसानी पड़ती है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। मेरी कमर, ये पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है? मनीषा, ये कैसे बर्तन धो रही हो तुम? सारा पानी यहाँ तक आ गया। एक तो मैं फिसली, ऊपर से चोट लगी वो अलग। छोटी सी रसोई में इन लोगों ने रहने पीने सोने खाने का हर एक सामान रखा था, जिसके चलते रसोई में ठीक से पैर रखने की जगह नहीं थी। और जब रात में सभी लोग सोने के लिए आते तब तो देवरानी जेठानी के नाक में दम हो जाता। सबको चिल्लम पुकारी में कभी कभी तो बहुएं खाना बनाते हुए अपना हाथ जला लेती हैं। मेरा हाथ। रसोई में कितनी शांति से खाना बनाते थे, लेकिन अब देखो ऐसा लगता है कि रसोई ना होकर चिड़िया घर हो गया है। एक तो सर में भी कितना दर्द हो रहा है। जैसे तैसे दोनों खाना बनाती हैं और अब सब खाना खाकर सो जाते हैं। छोटी सी रसोई में उन सभी को सोने में काफी दिक्कत हो रही थी। अरे सुहानी बहू, जरा अपने पैर उधर रखना। देख नहीं रहा तुझे मैं कितनी देर से पैर मोड़कर सो रही हूँ? पैर फैलाने तक की जगह नहीं है इसमें। तो मैं कौन सा यहाँ पर पैर फैलाकर आराम से सो रही हूँ? मैंने भी तो पैर मोड़ रखे हैं। अब क्या मैं अपने पैर काट के रख दूं? आप लोगों को ही शौक था ना घर किराए पर देने का, देख लिया नतीजा। खुद तो पूरा दिन बाहर रहती हो, लेकिन हमें तो इस रसोई में रहना पड़ता है। कभी सोचा भी हम है कितनी दिक्कत परेशानी होती है यहाँ रहने में। अपनी पत्नियों का गुस्सा देखकर दोनों भाई सोने का नाटक करते हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं देते। बीतते समय के साथ साथ देवरानी जेठानी की परेशानी भी बढ़ती ही जाती है। चलो रात में ना सही, लेकिन कम से कम दिन में तो सुकून की नींद नसीब हुई। अब जाकर थोड़ा काम कर लेती हूँ। मनीषा जैसे ही उठकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो अचानक पैर के नीचे कटोरा आ जाने की वजह से मनीषा का पैर फिसलता है वो एकदम से गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में मोच आ जाती है। मनीषा आराम से आओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, वरना सूजन बढ़ जाएगी। इन लोगों का क्या है, माँ जी और पिताजी तो बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं और ये लोग 24 घंटे कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं। किसी को भी हमारा ख्याल नहीं है। हम कैसे इस रसोई में अपना गुजारा कर रहे हैं। कब से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये लोग केस जीत जाएं। जब तक ये लोग केस जीतेंगे नहीं, तब तक तो हमें इस रसोई में ही अपने घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी। सुहानी मनीषा को उठाती है और उसकी कमर पर दवाई लगा देती है। आस पड़ोस की औरतें जब भी मनीषा और सुहानी से मिलने के लिए उनकी रसोई में जाती तो रसोई में ही कपड़े, बिस्तर और बाकी सब सामान देखकर उनका मजाक उड़ाती हैं।
क्या दिन आ गए हैं बेचारी का, घर होते हुए भी घर को किराए पर चढ़ा दिया है और खुद रसोई में ही रहना पीना खाना सब कुछ कर रही है बेचारी। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी की रसोई को लेकर परेशानी खत्म नहीं होती। पर शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी और अमन का केस अब धीरे धीरे उनके हाथ में आने लगा था और आखिरकार दोनों भाई उस जमीन के केस को जीत जाते हैं, जिसके चलते वो जमीन तो सरकार के अंडर जाती है, लेकिन भाइयों ने जितने पैसों में उस जमीन को खरीदा था वो सारे पैसे उन्हें वापस मिल जाते हैं। आप लोग सच कह रहे हैं, हम केस जीत गए। इसका मतलब अब हम लोग पहले की तरह ही अपने घर में रह सकते हैं और हमें रसोई में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने तो किराएदार से भी बात कर ली है कि 1 हफ्ते के अंदर वो लोग घर खाली कर देंगे और फिर हम सब पहले की तरह अपने घर में आराम से रहेंगे। कुछ दिनों में ही 1 हफ्ता भी गुजर गया और अब वो किराएदार भी मकान खाली करके चले जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले दोनों देवरानी जेठानी रसोई से सारा सामान उठाकर वापस अपने घर में लाती है और घर में घुसकर चैन की सांस लेती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग वापस अपने घर में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है उस रसोई से नहीं बल्कि किसी जेल से बाहर निकले हैं। कितना खुला खुला लग रहा है ना सब कुछ। अब हम सब आराम से अपने कमरे में सो सकते हैं, हॉल में बैठ सकते हैं और किचन में खाना बना सकते हैं। मैं उन दिनों को बिल्कुल याद भी नहीं करना चाहती। मैं तो अपने कमरे में जाकर सबसे पहले आराम करूंगी, फिर घर के बाकी सारे काम बाद में। इधर देवरानी जेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई अब उन पैसों से अच्छी खासी वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक जमीन लेकर अपना कपड़ों का काम शुरू करते हैं।